हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके पास अब इतना टाइम नहीं है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए समझ के साथ और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और प्रीवियस क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है और कितना आपने किया है। और वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आप भूलोगे भी नहीं अगर बार बार क्वेश्चन लगाओगे। देखिए, मैं आपको जीएस करा रही हूँ। कोरिओलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यह अक्षांश को कोण के कर्मानुपाती होता है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर होगा ये। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कोरिओलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रत्यक्ष बल है। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करने हेतु कोरिओलिस बल जिम्मेदार है। यह वस्तु के अक्ष के लंबवत है। भूमध्य रेखा पर कोरिओलिस बल शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्य उदय से कितने घंटे पहले होता है। 1.5 घंटे पहले होता है, 2.5 घंटे पहले, 1 घंटा। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सूरज गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले होता है। कितने घंटे पहले? 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले उगता है। देश के 2 चरम पश्चिमी और पूर्वी राज्यों गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच देशांतरीय सीमा लगभग 30 डिग्री है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। और 4 की गुना हम इसमें करेंगे, 4 तिया 12, 12 एक जीरो लगा दी तो कितने हो गए? 120। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। अगला क्वेश्चन देखिए रहा 30 डिग्री बराबर 30 गुणा 4 बराबर 120 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया है। एकल प्रणाली, द्विवेद प्रणाली, संघीय प्रणाली। तो इसका आंसर क्या होगा? संघीय प्रणाली। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतीय संविधान की संघीय विशेषता में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण होगा। संविधान का अनुच्छेद 246 केंद्र व राज्य सरकार दोनों को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में प्रदान किए गए संबंधित मामलों में कानून बनाने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। पौधे कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड श्रृंखलाओं में संग्रहित करते हैं जिन्हें स्टार्च कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए,
उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। चेन्नई मेट्रो, मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, दिल्ली मेट्रो। क्या होगा, दिल्ली मेट्रो। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, दिल्ली मेट्रो कचरे से ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न बिजली प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना बन गई है। इसे गाजीपुर में स्थापित 12 मेगावाट क्षमता के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र से 2 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? ऑप्शन ए 1930 में, 1947 में, 1915 में। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1930 में। कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? तो 1930 वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया एवं पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी एवं स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 घोषित की गई। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव या स्वतंत्रता की घोषणा पारित की। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, पादप उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फ्लोएम भोजन की पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कौन सा? 3। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। तो ये आंसर हो गया इसका। पादप उत्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत है, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट का अर्थ है अणुओं की केवल एक दिशा में गति। जाइलम परिवहन की दृष्टि से यूनिडायरेक्शनल है, अर्थात जल के अणुओं का प्रवाह जड़ों से पौधों के शीर्ष की ओर होता है। फ्लोएम परिवहन की दृष्टि से द्विदिश है, अर्थात भोजन का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? आमाशय और आंतों में, फेफड़े और यकृत में, हृदय और मस्तिष्क में। तो इसका आंसर होगा हृदय और मस्तिष्क में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हृदय एवं मस्तिष्क मानव शरीर में 2 मुख्य अंग हैं जहां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, लड़की के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से, तेलंगाना से। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल से। कौन सा नृत्य? नृत्य गंभीरा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, चैत संक्रांति के त्योहार के समय उत्तरी बंगाल के मालदा जिले में गंभीरा नृत्य किया जाता है। मास्क स्थानीय समुदाय द्वारा नीम व अंजीर के पेड़ों से बनाए जाते हैं। कभी कभी वे मिट्टी का मुखौटा भी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4, 3, 1। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 4 होते हैं।
एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, स्तनधारियों एवं पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय, 2 अलिंद व 2 नीले होते हैं। स्तनधारी जैसे कुत्ते, बिल्ली, बाघ एवं मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 102 कोष्टक, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 101, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार को अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का वितरण है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, किस हार्मोन्स के स्त्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? सेरोटोनिन, एड्रेनालाइन। अगला क्वेश्चन आगे देख, एस्ट्रोजेन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 2। इसका आंसर क्या होगा? एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन हार्मोन्स के स्त्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। तो इसका आंसर होगा 2। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, एड्रेनालाइन हार्मोन्स मुख्य रूप से अधिवृक्क ग्रंथियों के मज्जा द्वारा स्रावित होता है। यह मुख्य रूप से कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने एवं रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, किसने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? वीर सावरकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। तो इसका आंसर होगा 3, सुभाष चंद्र बोस। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की थी। 13 जून 1943 को उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष एवं INA का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आजाद हिंद फौज कहा जाता है। INA का गठन सबसे पहले मोहन सिंह एवं जापानी मेजर इवाइची फुजीवारा के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? तो कार्बन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन एवं 21% ऑक्सीजन से बनी है। नाइट्रोजन भी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA एवं कुछ विटामिन जैसे जीवन हेतु आवश्यक कई अणुओं का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 261 के, अनुच्छेद 263 के, अनुच्छेद 262 के। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 263 के। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच
एवं केंद्र राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने हेतु एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पर बल देता है। देखिए, राष्ट्रपति किसी भी समय ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है जब उसे लगता है कि उसकी स्थापना से जनहित की पूर्ति होगी। वह ऐसी परिषद एवं उसके संगठन व प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने हेतु भी अधिकृत है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? मछलीपट्टनम में, मद्रास में, तूतीकोरिन में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तो मछलीपट्टनम में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था। तो इसका आंसर होगा मछलीपट्टनम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, अंग्रेजों ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला था, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी गतिविधि का केंद्र मद्रास में स्थानांतरित कर दिया, जिसका पट्टा उन्हें स्थानीय राजा ने 1639 में दिया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? जुलाई 1771 में, जुलाई 1781 में, जुलाई 1780 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जुलाई 1781 में। कब हुआ था? 1781 में। तो अगला एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, पोर्टो नोवो की लड़ाई 1 जुलाई 1781 को दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान पोर्टो नोवो, जिसे अब परंगीपेट्टेई के नाम से भी जाना जाता है, नामक स्थान पर मैसूर साम्राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। आयरकूट ने पोर्टो नोवो की लड़ाई में हैदर अली को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबार के लिए खोल दिया है? तो विनियामक अधिनियम 1773, 1813 का चार्टर अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं भारत के साथ चाय के व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा गया था। इस प्रकार चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया गया। यह 1833 तक चला, जब अगले चार्टर ने कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, पीली क्रांति किससे संबंधित है? कॉफी के उत्पादन में वृद्धि, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि और दूध के उत्पादन में वृद्धि। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तिलहन के उत्पादन में वृद्धि। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से सरसों एवं तिल के बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1986-1987 में शुरू की गई क्रांति को
पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। सेम पित्रोदा को भारत में पीत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? फलूनी, जारवा, थारू। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जारवा। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, जारवा अंडमान द्वीप समूह के एक स्वदेशी लोग हैं। जारवा समुदाय निरंतर शिकार करके आदिवासी जीवन जीते हैं। ये जंगली सूअर एवं छिपकली का शिकार तीर एवं धनुष से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की आवाज उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ जमीन से होकर गुजरती हैं ध्वनियाँ कहलाती हैं क्या? सुपरसोनिक, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 61। इसका आंसर होगा इंफ्रासाउंड। क्या होगा? इंफ्रासाउंड। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, हाथी बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनियों का उपयोग करके संचार कर सकते हैं, जिसमें मानव श्रवण की सीमा से नीचे की पिचें होती है। ये कम आवृत्ति वाली ध्वनियाँ जिन्हें इंफ्रासाउंड कहा जाता है, कई किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। हाथियों को निजी संचार चैनल इनके जटिल सामाजिक जीवन में हाथियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा दीवानी अधिकार, राजस्व एकत्र करने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी मामलों का फैसला करने का अधिकार प्रदान किया गया था? 1765 में, 1800 में, 1680 में। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1765 में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बक्सर की लड़ाई 1764 में शाह आलम द्वितीय एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुई थी। अतः 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार या बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया एवं कंपनी को कर छूट की स्थिति भी बहाल कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है? तो कितना लगता है? 20 पृथ्वी दिन। कितना लगता है? 20 पृथ्वी दिन। 25 6 पृथ्वी दिन। 29.8 पृथ्वी दिन। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अपनी धुरी पर घूमता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27.3 दिन का समय लगता है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में भी लगभग इतना ही समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1980 में, मार्च 1979 में, दिसंबर 1970 में। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1970 में। कितना होगा? 1970 में। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की एक स्वतंत्र कार्यकारी एजेंसी है जो पर्यावरण संरक्षण मामलों को देखती है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को राष्ट्रपति निक्सन द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग।
देखिए जल्लीकट्टू क्या है। तमिलनाडु के जन नेता के लिए नाम मरीन बीच पर खेला जाने वाला एक लोकप्रिय जल क्रीड़ा। तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई का एक लोकप्रिय उत्सव। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए 2000 वर्षों से अधिक पुरानी एक परंपरा जल्लीकट्टू एक प्रतिस्पर्धी खेल है। यह तमिलनाडु के मदुरै, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुक्कोट्टई एवं डिंडीगुल जिलों में लोकप्रिय है, जिसे जल्लीकट्टू बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह तमिल फसल उत्सव पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? चार्ट एक्ट 1793, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसका आंसर होगा तीसरा 1773। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर ताज के निमंत्रण को बढ़ाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्टों पर आधारित था। देखिए भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट प्रस्तावित किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड मिंटो ने। इसका आंसर होगा लॉर्ड लीटन ने। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए लॉर्ड लीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 पारित किया, जिसने सरकार को उन समाचार पत्रों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया जो राजद्रोह सामग्री छापते थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों को ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना को उत्तेजित कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग प्लास्टिडो में स्थित वर्णकों पर निर्भर करता है। शैवाल का हरा रंग किस वर्णक पर निर्भर करता है? फाइकोसाइनिन, कैरोटीन, क्लोरोफिल। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए क्लोरोफिल हरे पौधों में मौजूद प्राकृतिक यौगिक है जो उन्हें अपना रंग देता है। यह पौधों को सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह पोषक तत्व हमारी सब्जियों और अन्य पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों जैसे शैवाल में मौजूद होता है। देखिए अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? यह एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के प्रसार की समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के प्रसार की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो इसका आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन देखिए अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत दिशा में गति करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण में तार पर कंपन और पानी की सतह पर तरंगे शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं सहसंजक बल। इसका आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देखिए एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं।